देखिए सेक्शन का नाम है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इससे रिलेटेड ये सेक्शन है। अब देखो यार, सेक्शन नंबर 139 में ऑडिटर को अपॉइंट किया, सेक्शन नंबर 140 में यदि ऑडिटर को हकलना है, भगाना है तो भगा देंगे, यदि उसको रिजाइन करना है तो करवा देंगे, यदि उसने कोई फ्रॉड वगैरह किया होगा तो उसको हटा देंगे। यदि मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर 141 सबसेक्शन 1 2 3 में 1 में 2 में एलिजिबिलिटी इन क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, 3 में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, एंड 4 में ये बोला जाता है कि यदि 3 की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से यदि वो ऑडिटर गया है तो मालिक उसकी पोस्ट को फिलअप किया जाएगा लाइक कैजुअल वैकेंसी। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिवाइज करते हुए चलना। फिर जब ऑडिटर यहां पर अपॉइंट हो गया, पक्का वाला ऑडिटर बन गया, यदि वो 141 सबसेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट नहीं करता है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी मैं बता देता हूं। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, 3 क्लॉज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर स्पेशल इंफेसिस करना है। फिर उसके बाद में यदि वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो मालिक फिर उसका डिसाइड किया जाता है रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन के लिए सेक्शन नंबर 142 होता है जो कि बात करता है ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। एकदम बेसिक और एकदम सुपर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो अथॉरिटी उसको अपॉइंट करती है वही अथॉरिटी उसका रेम्यूनरेशन फिक्स कर देगी। इन केस यदि सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो वहां पर उसका रेम्यूनरेशन मेंबर डिसाइड करेंगे। सी एंड एजी का जो भी ऑडिटर होगा, मतलब सी एंड एजी जिस भी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट कंपनी के जिस ऑडिटर को अपॉइंट करेगी मालिक, उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? उसका रेम्यूनरेशन सी एंड एजी डिसाइड करती है। और फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन एज ऑलवेज, फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन एज ऑलवेज कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। फिर रेम्यूनरेशन डिसाइड होने के बाद अब बोलते अब आएगा ना भिड़ू मजा, ऑडिटर जी अब आपको करना पड़ेगा काम। और मालिक वहां पर ऑडिटर जब काम करने आता है तो पहले ऑडिटर को ना बढ़िया 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 मक्खन रबड़ी दिखाई जाती है, बढ़िया 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 मक्खन रबड़ी दिखाई जाती है। और जो मक्खन रबड़ी दिखाई जाती है ऑडिटर साहब को बोला जाता है, अरे ऑडिटर जी बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, आप इस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, तो बोले आपकी ये पर्टिकुलर पावर्स है। ऑडिटर को बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये मेरी पर्टिकुलर पावर्स है, ओ भाई मजा आएगा। बोले जहां पर पावर होती है ना वहां पर ना हमारा जो सीना होता है ना, हमारी जो छाती होती है ना, वो गर्व से चौड़ी होती है। और जहां पर बात आती है ड्यूटीज की, वहां पर ना हमारा सर झुका हुआ रहता है, बिकॉज हमको डर लगता है कि यदि हम लोगों ने हमारी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करी भाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इन सारी चीजों से सबक लेते हुए मित्रों, इन सारी चीजों से सीखते हुए हमारा ये जो ऑडिटर है, इस ऑडिटर को यहां पर लॉ मेकर ने भाई लॉलीपॉप दिखा के उसकी पूरी जान ले ली है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और ये पर्टिकुलर सेक्शन में पावर तो ऑडिटर की बहुत कम है, केवल और केवल 3 पावर है। उस 3 पावर के अलावा पूरा की पूरा सेक्शन ड्यूटीज से भरा पड़ा है। और यहां पर मैं तुम लोगों को बता दूं, इस सेक्शन का जो हीरो सब सेक्शन है, जैसे मेरा हर बड़े सेक्शन में कुछ कुछ हीरो सब सेक्शन होते हैं, मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूं कि यहां पर जो हीरो सब सेक्शन होने वाला है वो हीरो सब सेक्शन होने वाला है 143 सबसेक्शन 12। तो वो जो 143 सबसेक्शन 12 जो होगा वो हीरो सेक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहां पर एक बेहतरीन प्रोविजन है, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। तो हम लोग उस रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उस रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इस सेक्शन की ब्रीथ देख लेते, इस सेक्शन की डेप्थ देख लेते कि कितनी डेप्थ है, और उस डेप्थ के अकॉर्डिंग हम लोग इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं यहां पर सबसे पहले यहां पर सबसेक्शन नंबर 1 में बोल के रखा है पावर्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या पावर है। ठीक है, ऑडिटर को यहां पर बेसिकली इन्होंने 3 पावर देके रखी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन ही कर लेते हैं, पावर को डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो यदि मैं पावर ऑफ ऑडिटर की बात करूं तो मालिक यहां पर ऑडिटर को 3 पावर देके रखे, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, ठीक है, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर, मालिक ध्यान से सुनिएगा। एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर जनरली हम लोगों ने सेक्शन नंबर 128 पढ़ा था, याद करो आत्माओं। और 128 में हम लोगों ने बोला था इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी थी मित्रों, तो हमने ऐसा बोला था कि ओनली एंड ओनली कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली एंड ओनली कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा हम लोगों ने बोला था कि केवल और केवल कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन मालिक यहां पर 143(1) में मैं आपको बोलता हूं कि जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा
तो मालिक उसको कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा, टैली दे देगा, सैप दे देगा, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे देगा। लेकिन मालिक उसके सपोर्टिंग कहां है? उसके सपोर्टिंग तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स में होते। तो वहां पर ऑडिटर को वो सपोर्टिंग के बेसिस पर ही वो ऑडिट करता है और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो इसलिए बोला जाता है वहां पर ऑडिटर को क्या दिया जाएगा? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी एक्सेस दिया जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द ऑडिटर। और जहां पर भी कंपनी के जो भी रजिस्टर वगैरह रखे हुए हैं उन सारे रजिस्टर को एक्सेस करने की पावर कंपनी के ऑडिटर को है। उसके बाद में जो सेकंड पावर है मेरे देश के नौजवानों और जवानियों की, एंटाइटल्ड टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जब जब ऑडिटर को विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट यदि कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए कंपनी के किसी भी ऑफिसर से या एम्प्लॉय से या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो ऑडिटर इज हैविंग राइट, उसके पास ये पावर है कि वो जिससे चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वैसी बात कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट। वो अपने ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसको जो जो हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो सारी सारी हेल्प क्या कर सकता है? इनसे ले सकता है, इनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है मालिक। ठीक है, बोले डन सर। उसके बाद यदि मैं बात करूं, ओ माय गॉड, एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज, एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज, उसकी सारी की सारी सब्सिडरीज पे उनके रिकॉर्ड को एक्सेस करने का इनका राइट होता है। ऑडिटर के पास एक राइट है कि जब जब इसको लगेगा मालिक एक, तब तब क्या कर सकता है? सब्सिडरीज के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। जब जब इसको लगता है तब तब ये क्या कर सकता है? सब्सिडरीज के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक प्रोविजन मालिक, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। बोले यस सर। ठीक है, तो ये तीन राइट है ऑडिटर के पास, ये तीन पावर है, पावर बोलना ज्यादा सही होगा रेदर देन सेइंग राइट। तीन पावर है मालिक ऑडिटर के पास। पहला, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर। दूसरा, एंटाइटल टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तीसरा, एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरी। ठीक है, तो जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाने के शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि शॉर्ट नोट्स आपको जिस तरीके से बनाना, ठीक है, मैं ये आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी भेज चुका हूं मालिक, एंड यू शुड हैव टू रेफर इट इन अ प्रॉपर मैनर। आपको इसको एकदम प्रॉपर मैनर में रेफर भी करना है, और मैं आपके ग्रुप पे इसको भेज भी चुका हूं। बोले जी सर, बिल्कुल भेज चुके हो। ठीक है, powers and duties of auditor, basically this is not subsection number 1, this is subsection number 2 है। लो मैं आपके लिए बना देता हूं नोट्स, लिखो मेरे साथ साथ। सेक्शन 143(1), ठीक है, मेरे साथ साथ लिख लेना। पावर ऑफ ऑडिटर्स, पावर ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिटर की क्या क्या पावर होती है? यहां से ये तीन बातें। पहली बात, एक्सेस ऑफ, कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं इसको, इधर आ जाओ। हाँ, एक्सेस ऑफ, मैं यदि ऐसा लिखूंगा BOA तो आप समझ जाओगे ना। BOA मतलब समझ रहे हो ना? BOA का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मालिक यहां पर, कैन टेक necessary, can take necessary explanation and information। वाउचर क्या होता है? देखो जैसे क्या हुआ आपको पता है, ये मेरे पास में ना एक बिल है यहाँ पे, वेरी गुड क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो इसको बिल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यार ये रहा। मान लीजिए मेरे पास में बिल है, मैंने देखो ये Hyundai के शोरूम से ना सर्विसिंग करवाई थी मालिक, ये Hyundai के शोरूम से ना सर्विसिंग करवाई थी। और जब ये Hyundai के शोरूम से सर्विसिंग करवाई थी ना, तो इन्होंने मुझे बिल बना के दिया। कितने रुपए का बिल बना के दिया आपको पता है? 5,000 रुपए का। उस पर GST लगा डाला भाई, 5,000 पे GST लगा डाला। और जब 5,000 पे GST लगा डाला ना, तो 5,900 रुपए का बिल आया। अब ये मेरा खर्चा हुआ,
कंपनी के लिए कार यूज करता था, कंपनी के कामों के लिए कार यूज करता था, तो ये खर्चा कंपनी का हुआ है। अब कंपनी जब अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री डालेगी तो एंट्री डालेगी इस बिल के बेसिस पर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड वाउचर। ये मेरे लिए क्या हुआ, वाउचर हुआ। अरे मतलब सिंपल सी बात है यार, जिसके बेसिस पे वो अकाउंटिंग करते हैं ना, उनको अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। ओके हर्षल जी, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, एंड थर्ड इन्होंने क्या बोला है, कैन एक्सेस, कैन एक्सेस, कैन एक्सेस records of its subsidiary। वो क्या कर सकते हैं, इनके सब्सिडरी के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। सब्सिडरी के रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं मित्रों, ये एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रोविजन। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रोविजन। बोले जी मालिक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। नाउ यू शुड हैव टू मूव अहेड। ओके, अब देखना मित्रों, इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। और देखो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर यहां से स्टार्ट हो रही है। ओ माय गॉड, दिस इज योर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। और यहां से मेरी ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर स्टार्ट हो रही है। और जब मेरी यहां से ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर स्टार्ट हो रही है ना मित्रों, तो समझने की कोशिश करना क्या क्या कैसे कैसे किस किस तरीके से होने वाला है। ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, देखो दो अलग अलग पार्ट्स में इसको बाइफरगेट करके रखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा मेरे देश के नौजवानों। एक तो होने वाला है यहां पर मैटर ऑफ इंक्वायरी। मैटर ऑफ इंक्वायरी मतलब ऑडिटर को इन मैटर में इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल। ठीक है, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल। मतलब ऑडिटर को इन पर्टिकुलर मैटर्स पे जांच पड़ताल करनी है कि बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जब वो इस कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो क्या कंपनी में ये सब चीजें सही साथ चल रही है या नहीं चल रही है। यस यादव जी, यहां पर उसको जांच पड़ताल करना है, यहां पर उसको जांच पड़ताल करना है। ठीक है, तो इतने मैटर पे, वो 6 मैटर पे यहां तक करेगा वो जांच पड़ताल, यहां तक करेगा मालिक वो जांच पड़ताल, मतलब इंक्वायरी करेगा। यहां पर तक करेगा वो इंक्वायरी, यहां तक करेगा वो इंक्वायरी। अब उसके बाद में क्या होगा पता है, उसके बाद में यहां पर उसको करनी पड़ेगी रिपोर्ट कि मालिक बीइंग एन ऑडिटर, जब वो उस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो ये मैटर पे उसको ना रिपोर्टिंग करनी है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट मेंशन करने हैं। और ये इंक्वायरी का मतलब क्या होता है पता है, वो इंक्वायरी करेगा कि मालिक ये सब चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही है। यदि इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो इंक्वायरी की डिस्क्रिपेंसी को आइडेंटिफाई करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। लेकिन मालिक ये वाले पॉइंट ऐसे है कि बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट मेंशन करने ही पड़ेंगे। अरे प्लीज लाला समझो यार, बड़ी सिंपल है। अरे आप अपने आप को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे विजुअलाइज करके देखो यार। बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपने आप को विजुअलाइज करके देखो। आप सीए हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो। और आप जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, वहां पर तो आपको बोल ऑडिटर साहब आए, ऑडिटर साहब आए, ऑडिटर साहब आए। ऑडिटर साहब वहां पर जाकर क्या करेंगे, बाबा जी का टुल्लू। वहां पर बीइंग ऑडिटर आपको यह भी तो समझ में आना चाहिए कि बीइंग ऑडिटर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मालिक आपको ना ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इन मैटर्स को पहले जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। यदि ये मैटर सही साथ बैठते हैं तो आप बोलोगे कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक यदि आपको पता लगा कि जिन मैटर पे आपने इंक्वायरी करने गए, इन 6 पॉइंट के बारे में आपने इंक्वायरी करी, इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी या एम्बिग्विटी मिल रही है, तो मालिक उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, रिपोर्ट करना पड़ेगी। और ये पॉइंट ऐसे है, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सीए साहब आपको इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, आपको इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ये रिपोर्टिंग करने वाले पॉइंट कितने सारे, ओ माय गॉड। डरना मना है, डरना मना है। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब देखो ना भाई, तुझे सूरज कहूं या चंदा, ये देखो यहां से ऑडिटर को किन किन मैटर पे रिपोर्ट करना है। ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ये हुआ ई के अंदर और पॉइंट, ई के अंदर और पॉइंट। ये ओ माय गॉड,
ये 10 पॉइंट है पॉइंट नंबर ई के अंदर, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है आपको। साथ ही साथ इतना ही नहीं, रूल नंबर एफ में, मतलब पॉइंट नंबर एफ में रूल नंबर 11 भी आ गया, रूल नंबर 11 भी आ गया, नालायक शैली जैन ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या बोला पता है, रूल नंबर 11 भी आ गया। और जो रूल नंबर 11 है ना, उस रूल नंबर 11 के अंदर भी ज्यादा नहीं मित्रों, केवल और केवल 7-8 पॉइंट है। यहां पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर क्या करने की, रिपोर्टिंग करने की। तो आप देख रहे हो विनोद, ऑडिटर की 3 पावर देकर, ऑडिटर को 3 पावर देकर यहां पर ऑडिटर की पूरी तरीके से वाट लगा दी गई है ड्यूटीज के बेसिस पे। तो मालिक, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट अ इजी टास्क यार। किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनना और ऑडिटर बन के रिपोर्ट करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क। आपको पता है, ये तो बात ठीक वैसी ही हो गई दोस्तों, समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात बोलूंगा। टूट के बिखरना, बिखर कर संभलना और फिर टूट जाना, यही हमारी जिंदगी का एक अहम पार्ट रह गया है। टूट के बिखरना, बिखर के संभलना और फिर टूट जाना, अभी यही हमारी जिंदगी का पार्ट रह गया है। और आपको पता है, बीइंग एन ऑडिटर यही बात है मालिक, बीइंग एन ऑडिटर भी यही बात है कि पहले पावर के नाम पे सेक्शन का नाम देते, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पहले नाम भी पावर का लिखा, 3 पावर दिखा दी ऑडिटर को। बोले बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर को एक्सेस कर सकते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, और सब्सिडरीज की जरूरत पड़ने पर उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिमांड कर सकते हैं। ये पावर दिखाने के बाद में मालिक एक तो इंक्वायरी से रिलेटेड मैटर अलग कर दिए और एक रिपोर्टिंग से रिलेटेड मैटर अलग कर दिए मालिक। ठीक है, ये एक ऑडिटर का बहुत बड़ा काम होता है मालिक, एक ऑडिटर को बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। यस मालिक, बिल्कुल। और मतलब ये मान के चलो कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत जल्दी आपका इन सब चीजों से सामना होने वाला है। आपको ये सब चीजें अपनी रियल लाइफ में बहुत जल्दी करना है। और यार, आप चाहे कुछ भी बोलो या ना बोलो, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारे काम तो करने मिलते ही है, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारे काम करने मिलते ही है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलो आगे की बात करेंगे। और देखो यहां पर ये 2 तरीके से, एक तो मैटर ऑफ इंक्वायरी और एक है मालिक मेक अ रिपोर्ट। ठीक है, मेक अ रिपोर्ट। ठीक है, आओ मालिक, और देखो ना यहां पर, ये देखो, सबसे पहले यदि मैं सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आपके लिए पूरी की पूरी नोट्स रेडी है मालिक। इतने पॉइंट्स याद करके चले जाना, इससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आपकी एग्जाम भी आराम से क्लियर हो जाएगी। और जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, आपको यही क्वेश्चन लिखना है। और देखो ना, ये पूरा पूरा पढ़ाने के बाद मैं आज के लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले आपको ना एक ब्रह्मास्त्र देके जाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र, खैर कलयुग में आजकल ब्रह्मास्त्र भी नहीं चल रहा है, बट ठीक है, हम लोग चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। चलो एनीवेज यार, आपको पता है, मेक इंक्वायरी, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, आपको इन पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्या इंक्वायरी करना है? सबसे पहली चीज कि जो कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, क्या उसको डिपॉजिट साइड पे प्रॉपर्ली दिखाया नहीं दिखाया, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है, उसका एक फिक्स टेन्योर है या नहीं है, क्या वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स तो नहीं है। यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको दिखाने पड़ेंगे। बीइंग एन ऑडिटर आपको ये इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी कि मालिक कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, क्या वो प्रॉपर्ली डिपॉजिट साइड दिखाए, सिक्योर्ड है, क्या उसका जो टेन्योर है वो फिक्स है, सर्टेन है, क्या प्री जुडिशियल टू दी इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर तो नहीं है। ठीक है हर्ष जी, क्या कोई कंपनी ने ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं करके रखा है जो मेयर बुक एडजस्टमेंट, मेयर बुक एंट्रीज के थ्रू हुआ है। और मेयर बुक एंट्रीज का मतलब क्या होता है पता है? आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट माने जाते हो, बोलो हाँ या ना, ये बोलो मालिक हम अकाउंट्स के एक्सपर्ट है। और यहां पर मेयर बुक एंट्रीज का मतलब होता है ओनली एंड ओनली जो भी ट्रांजेक्शन घूमे वो बुक्स में घूमे, कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, कोई भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, कोई भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, उसको अपन लोग बोलते हैं मेयर बुक एडजस्टमेंट। क्या कोई कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के एक्सपेंसेस के तौर पे उसके पीएनएल में डेबिट तो नहीं कर दिया, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई? मतलब पैसा लगाए शेयर होल्डर, मेहनत करे कंपनी और मजे करे कंपनी के डायरेक्टर।
कंपनी की मीटिंग थी गोवा में, मीटिंग अटेंड करने के लिए एक पर्सन को जाना था, सारे के सारे कंपनी के डायरेक्टर चले गए एक दिन की मीटिंग के लिए, 7 दिन की गोवा का ट्रिप बना के आ गए और मालिक पूरा की पूरा खर्चा कंपनी के P&L में डेबिट कर दिया, अनाप शनाप खर्चा डेबिट कर दिया। इट इज नॉट राइट। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको ये इंक्वायरी करना है कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कैश के बदले किसी को शेयर अलॉट करे हैं क्या? इस पॉइंट को समझ लेना, पॉइंट में बहुत प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको जिंदगी भर याद रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं मालिक कि कंपनी अपने क्रेडिटर को, कंपनी अपने प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को, या जिनसे कंपनी ने लोन लेके रखा है या जिनको कंपनी को पेमेंट करना है, कंपनी उनको पेमेंट नहीं कर पा रही है कैश में, और कंपनी ने क्या बोला मालिक कि हम आपको कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, इसके बजाय हम आपको क्या इशू कर देते हैं, कंपनी के शेयर्स इशू कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर शेयर्स अलॉटेड इन कैश, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, पेमेंट करने की बजाय कंपनी ने उसको अपने क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है ना, वो लिक्विडिटी बड़ी खराब चल रही है मित्रों। तो इसको बोला जाता है शेयर्स अलॉटेड इन कैश। आगे इन्होंने बोला है मालिक कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट्स परचेस करी है या कोई शेयर्स परचेस किए है, और जो भी एसेट्स परचेस करी है या जो भी शेयर परचेस किए मालिक, यदि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर उसको जिस प्राइस पे परचेस किए थे उस प्राइस से कम पे बेचे, जिस प्राइस पे परचेस किए थे उस प्राइस से कम पे बेचे, तो मालिक जिस प्राइस से परचेस किए उस प्राइस से कम पे बेचे, तो ऑडिटर को ऐसी मैटर पे इंक्वायरी करना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो कंपनी इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी होती है मालिक, उनका तो बिजनेस ही यही है यार, देने लेने का। तो वहां पर भाई उनका चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें चलते रहती है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने बोला है कि यदि वो इस टाइप की कंपनी है तो इस टाइप की कंपनी में हमको वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है मालिक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद आता है, ठीक है, अब रिपोर्ट करना, अब रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना है। तो सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो किसकी बात करता है, रिपोर्ट की भी बात करता है। तो देखो ना यहां पर रिपोर्ट किन किन मैटर पे करना है, रिपोर्ट किन किन मैटर पे करना है, रिपोर्ट करना है मालिक इन मैटर्स पे, सारे रिपोर्ट करना है इनको इन मैटर्स पे, ठीक है। और जो रिपोर्ट करना है ना वो रिपोर्ट इन मैटर्स पे करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, इन फैक्ट को क्या करना होता है, वेरीफाई, कि क्या ये फैक्ट प्रॉपर है या नहीं है, इसको वेरीफाई करना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर को क्या लगता है, उसके दो अलग अलग पार्ट मैंने यहां पर डिवाइड कर दिए मालिक। प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर का मतलब होता है मेंबर की सेहत के लिए हार्मफुल। जैसे वो एक गाना आया था ना, तू तो सेहत के लिए बापू हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक। अबे दोंडू, बात ये कि कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही है जिसमें शेयर होल्डर का बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। मालिक कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही है जिसमें शेयर होल्डर का बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो यदि कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है तो पहले से बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। अब अरे जुनेद जो भी गाना हो भाई, जो भी गाना हो, तू तो सेहत के लिए बापू हानिकारक है, ऐसा सॉन्ग था, ठीक है। तो आपको ना बीइंग एन ऑडिटर ये रिपोर्ट करना है। और देखो ना आपको क्या क्या रिपोर्ट करना है मालिक, बाद में नोट डाउन करने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपके पास। ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ दिन दिन भर घर पे नोट डाउन करते रहना। बीइंग एन ऑडिटर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आपको देखना है मालिक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बने, या मन से कोई भी ट्रांजेक्शन, ख्याली पुलाव, शेख चिली जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन उसके अंदर मेंशन कर दिए मालिक, यहां पर आपको देखना पड़ेगा। अरे हर्षल कोई बात नहीं ना, बचपन में टेंसेस नहीं पढ़े थे, बचपन में ग्रामर नहीं पढ़ी थी इसलिए अभी। फिर देखना पड़ेगा मालिक कि ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट प्रॉपर आई है या नहीं आई है। और जो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट प्रॉपर आई है या नहीं आई है आपको पता है, इसके लिए हमारे पास सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8। एक बेहतरीन सेक्शन मैंने यहां पर डिक्टेट करके लिखा हुआ है मालिक। आपको पता है शॉर्ट नोट्स को बनाने में मैंने अपनी पूरी दोनों किडनी लगाई है, और ये शॉर्ट नोट्स ही आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, बिकॉज कोई भी आज तक कोई माइकल अल जय किशन पैदा नहीं हुआ, मतलब माइकल जैक्सन, जो इतना बड़ा सेक्शन एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाए और एग्जाम में जाकर एज इट इज लिख दे। कोई भी माइकल अल जय किशन पैदा नहीं हुआ। आपको लिखना तो वही है जो मैं यहाँ पे नोट्स में लिखा के लाया हूं। बोले जी सर। फिर यहां पर क्या कोई कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गया है क्या अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2?
आपको इसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करना है एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट मैटर लगते हैं उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है। फिर देखना है बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये देखना है मालिक आपको बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी कि क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे या नहीं करे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, क्या ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑफ ऑडिटर विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनी, क्या कंपनी के ऊपर कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट ऑडिटर ने पॉइंट आउट किए हैं कि कंपनी ये जो एक्टिविटीज कर रही है इस एक्टिविटीज से कंपनी का बहुत भारी भरकम नुकसान होने वाला है, क्या यहां पर ऑडिटर ने ऐसा कुछ किया है क्या मालिक, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बोले यस सर, यस मालिक, बहुत प्रॉपर तरीके से यहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बोले यस सर। आगे देखो, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट ऑफ ऑडिटर्स विच हैव एनी एडवर्स रिमार्क इन क्वालिफिकेशन, तो ऑडिटर उसके ऊपर भी रिपोर्ट करेगा। और क्या कंपनी में एडिक्वेट आईएफसी, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना जरा, सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन 3 पढ़ा था जिसको अपन लोगों ने बोला था कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स ना यहां पर कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के यही ब्रह्मास्त्र था। मालिक जो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में जो पॉइंट मेंशन करने थे ना, जो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो पॉइंट मेंशन करने थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो है ना वो ऑडिटर की ड्यूटी है। मतलब कुल मिला के ना कंपनी में 20-25 पॉइंट होते हैं, वो 20-25 पॉइंट की आप टेस्टिंग करते रहो, वो 20-25 पॉइंट को आप चेक करते रहो। वही एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी ड्यूटी होती है, वही कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर की भी ड्यूटी होती है, वही कंपनी के एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की भी ड्यूटी होती है, वही कंपनी के एक सेक्रेटरियल ऑडिटर की भी ड्यूटी होती है, और वही कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर की भी ड्यूटी होती है। आपको पता है कुल मिला के वो 20-22-25 काम है एक कंपनी में। और यदि आपने वो 20-22-25 कामों की लिस्ट बना ली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली फॉलो होने चाहिए, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए या नहीं हुए, क्या कंपनी के डायरेक्टर ने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के खातों पे डेबिट तो नहीं किया, क्या कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है या नहीं करती है, क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं किया है, क्या कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था अंडर सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन 1 क्या उसको डिविडेंड को प्रॉपर्ली पे किया या नहीं किया, क्या कंपनी ने आईपीएफ का अमाउंट टाइम बीइंग 7 सालों के अंदर अंदर आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया या नहीं किया, क्या कंपनी ने अपने डिपॉजिट होल्डर को जो उनके मैच्योर डिपॉजिट थे क्या वो डिपॉजिट का पेमेंट टाइमली किया या नहीं किया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता था क्या वो इंटरेस्ट उनको प्रॉपर्ली दिया या नहीं दिया, क्या कंपनी ने जो भी एनुअल रिटर्न्स थे अंडर सेक्शन नंबर 92 और जो भी आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी देनी थी अंडर सेक्शन नंबर 137 क्या वो प्रॉपर्ली दी या नहीं दी, क्या कंपनी कोई ऐसे मेयर बुक एडजस्टमेंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करके ऐसा तो नहीं कर रही है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी किया हुआ है, क्या कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स को प्रॉपर्ली लोन्स एंड एडवांसेस साइड दिखाया है या नहीं दिखाया है मालिक, उसके बाद में कंपनी के अंदर क्या प्रॉपर्ली कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। आपको पता है ये सारे सारे पॉइंट्स लिख देने, यदि आप इतने पॉइंट लिख दोगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर भी, एंड यही की यही पॉइंट लिखे हुए मालिक आपके, यही की यही पॉइंट लिखे हुए मालिक आपके कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अरे यार यदि आपको 20-25 पॉइंट याद है और आप भी यदि मेरी तरह बोल सकते हो ना मालिक, आपको पता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार आपको ना सिर्फ पॉइंट्स का सिलेक्शन करते आना चाहिए और ऐसे याद होना चाहिए मालिक। यदि आपको ऐसे पॉइंट्स याद है तो आप एकदम आराम से लिख सकते हो। और आईएफसी का फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बोले यस मालिक, यस मालिक, यस मालिक। ठीक है, तो अब आपको देखो ना ये जो इतना बड़ा बड़ा जो था ना आपकी जिंदगी में, ये जो इतना बड़ा बड़ा था, ये इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े को ना हम लोग पूरा की पूरा यहां पर उठा के ले आए हैं। ये इतने बड़े बड़े को ना हम लोग पूरा की पूरा इतना यहाँ पे उठा के ले आए। आपको पता है ये बड़ा बड़ा जो है ना इसको क्या करना है आपको, इसको घर पे जाके ना होमवर्क में पढ़ना है। ये जो इतना बड़ा बड़ा है, अच्छा स्पेसिफिकली आप यहाँ पर ये पढ़ना एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी मालिक, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को ये सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 के प्रोविजन से जो भी प्राइवेट कंपनी है उनके ऑडिटर को यहाँ पर ये ड्यूटीज से रिलैक्सेशन देके रखा है कि वहां के ऑडिटर को इस तरीके की कोई भी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करनी है उन कंपनीज के लिए जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी और एससी प्राइवेट कंपनी है, जो लिमिट लिखी हुई है कुछ तो भी 50 करोड़ वगैरह की, वो एक बार आप लिमिट देख लेना, दोनों तरफ 50 करोड़ है। बोले ठीक है सर देख लेंगे, एक तरफ 50 करोड़ है और एक तरफ 25 करोड़ है, देख लेना एक बार आपने। ठीक है मालिक, रूल नंबर 11 में भी ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार आपको इसको भी रीड करने का है, एक बार आपको इसको भी रीड करने का है। ठीक है, नाउ 1 मिनट का पॉज दो, 1 मिनट का नैप लो
अपने आप को अब थोड़ा रिलैक्स करो भाई, बहुत भारी भारी हो गया था आपके दिमाग पे, और मैंने पिछले 1 मिनट में 2 मिनट में आपको एक साथ इतने सारे पॉइंट सुना दिए कि आपको ऐसा लगने लग गया था ए भाई 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 भाई, 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 भाई बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग पहुंच गए चांद के पार? ऐसा नहीं है मालिक, ऐसा नहीं, आराम से चलो, 1 मिनट का ब्रेक लो। चलो नाउ मालिक, द नेक्स्ट वन इज अबाउट मित्रों, अब देखो, कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, कंपनी को कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, कंपनी को एज फॉलो करना है। हेडिंग मेरी देसी अंदाज में, किसको क्या फॉलो करना है, किसको क्या फॉलो करना है देसी अंदाज में, किसको क्या फॉलो करना है देसी अंदाज में। ठीक है, अरे श्रेया शाह, अब इस जिंदगी में इधर ही फोकस करो, आप उधर अलग ही चल रहे हो। कंपनी को फॉलो करना पड़ता है एज, ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है एसे, और कॉस्ट ऑडिटर फॉलो करता है कास, कॉस्ट ऑडिटर फॉलो करता है कास। हाँ सुजीत यादव जी लिख लो, आपको पता है जो मेरी स्टाइल में जो मैं लिखता हूं ना, मेरा देहाती स्टाइल, अक्सर आपको पता है एग्जाम में जब कुछ याद नहीं आता ना तो यही याद आता है, फिर यही लिख के आते हो, कम से कम पास तो हो जाते हो। ठीक है, किसको क्या फॉलो करना है आपको पता है, जब भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाना है। जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ना किसी भी एंटिटी का, तो उसको ऐसे फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसके बाद यदि मैं बात करूं मित्रों कि जो भी कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट होता है, जो भी कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, जो भी कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट होता है उसको क्या फॉलो करना पड़ता है, कास, उसको क्या फॉलो करना पड़ता है, कास। ठीक है, अब सुनिएगा यहां पर, कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। सर ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे मालिक। यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर हम लोग क्या फॉलो करते हैं आपको पता है, यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि ऐसा ना हो एक ऑडिटर कुछ अलग तरीके से ऑडिट कर रहा है, दूसरा ऑडिटर उसी कंपनी का कुछ अलग तरीके से ऑडिट कर रहा है, तो मालिक वहां पर क्या होगा आपको पता है, हर किसी का ऑडिट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से पूरी की पूरी पूरी की पूरी पूरी की पूरी मालिक वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी, पूरे के पूरे लोगों के ओपिनियन गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए वहां पर उन्होंने क्या बोला पता है, इसलिए उन्होंने वहां पर बोला है मालिक कि आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है वहां पर, आपको फॉलो करना है वहां पर ऐसे। ठीक है, तो मालिक अब देखो ना, अरे मजे की बात देखो भाई, मजे की बात देखो, जिंदगी ने दिए और भी धोखे, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, जिंदगी ने दिए कई सारे धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और यहां पर देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एबेंडम देयर टू, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और उससे रिलेटेड मैटर कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ऑडिटर साहब, आईसीआई के मेंबर, आपको ऑडिट कैसे करना है हम बताएंगे, आपके लिए गाइडलाइन हम बनाएंगे। और आपको पता है वो क्या बोलता है कि अर्लियर इट वाज रेकमेंडेड बाय आईसीआई इन कंसल्टेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन एंड रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा। अरे भाई, जिसको खुद को कुछ नहीं आता है वो हमारे आईसीआई के मेंबर को सिखाएगी कि ऑडिट आपको वैसे करना है जैसा हम बताएंगे, ऑडिट आपको वैसे करना है जैसे हम बताएंगे। सारी की सारी कंसल्टेशन किससे ले ली, सारी की सारी कंसल्टेशन किससे ले ली, आईसीआई से।
और बोले आईसीआई जी आप कुछ नहीं हो, आपको किससे बातचीत करनी पड़ेगी, नफरा से। हमारा नफरा जो बोलेगा ना वैसा वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। सारी मेहनत करी आईसीआई ने, सारी भाई जिंदगी की जो भी परेशानियां थी वो झेली आईसीआई ने। आपको पता है बेचारे गवर्नमेंट जो है ना वो आईसीआई की हालत ऐसा करने की सोच रही है जैसे हमारे घर में रामू काका होते हैं ना, कि पूरी मेहनत रामू काका करते हैं लेकिन नाम परिवार का होता है, लेकिन बेचारे उन रामू काका को फिर भी दुख नहीं पहुंचता है। रामू काका हमारे मेहनती होते हैं, हमेशा हंसते हुए रहते हैं, वैसे ही हमारा आईसीआई है। और आपको पता है गवर्नमेंट लाख कोशिश कर ले, अथॉरिटी लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपके आईसीआई को कोई नहीं हिला सकता है। आईसीआई आईसीआई है मालिक, आईसीआई आईसीआई है। पहले यहां पर ना नफरा वफरा कोई नहीं हुआ करता था, डायरेक्टली नाम लिखा होता था आईसीआई का, लेकिन आईसीआई के पावर को डाइल्यूट करने के लिए मालिक यहां पर नफरा को बीच में घुसाया जा रहा है। और ये जो नफरा ने जो नफरत फैलाई है ना, इस नफरत का अंजाम कुछ नहीं होगा, आईसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है ये नफरा की वजह से, और ये नफरा की वजह से गवर्नमेंट ऑडिटर्स के ऊपर इतनी खतरनाक पेनल्टी इंपोज कर रही है कि एक दिन ऑडिटर लोग खुद बोलने लग जाएंगे कि हम लोग ऑडिट नहीं करेंगे। और बस गवर्नमेंट को यही मौका चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है, गवर्नमेंट को पता है एक दिन आईसीएआई का मेंबर ऑडिट करने से मना कर देगा, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है, उसके पैरेलल ना एक बॉडी खड़ी कर रही है, उसके पैरेलल ना एक बॉडी खड़ी कर रही है। जिस दिन बोले आईसीआई का मेंबर 147 की पेनल्टी को देखकर, 447 की पेनल्टी को देखकर ऑडिट करने से मना कर देगा ना, तो हम लोग इस अथॉरिटी को खड़ा करेंगे और इनके मेंबर के ऊपर पेनल्टी कम इंपोज करेंगे। और सारे की सारी जो पावर है वो पावर शिफ्ट हो जाएगी इधर आईसीएआई के मेंबर से लेकर इधर अदर इंस्टीट्यूट के मेंबर पे। गवर्नमेंट इस प्लानिंग में, पर आपको पता है तुम इसको कितनी भी गिराने की कोशिश कर लो आईसीआई को, ये जितना गिरेगा उतना ऊपर जाएगा। आज आईसीआई इज डोंट लिमिटेड इज अबाउट ओनली ऑडिट। आज आईसीआई ऑडिट, आईसीआई का मेंबर और आईसीआई केवल और केवल ऑडिट पे लिमिटेड नहीं है। आज हमारे आईसीआई का मेंबर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करता है पूरी की पूरी सीए की, लेकिन आपको पता है जाने के बाद आपको पता है होता क्या है, जब वो सीए बनता है और सीए बनने के बाद जब वो कंपनी में जाता है उसको ऑफर की जाती है पोस्ट एचआर की, कि क्या आप हमारी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट संभालोगे, क्या आप हमारी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट संभालोगे क्या। हमारा वो सीए पढ़ाई करता है पूरी की पूरी अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ की, और कंपनी में जाके किस चीज का काम कर रहा है, वो रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है, साइकोलॉजी का काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का काम कर रहा है। भाई उसको सीए की डिग्री की वजह से ना उस कंपनी में, क्योंकि एचआर किसी भी कंपनी का सेकंड बेस्ट ब्रेन होता है, यदि किसी कंपनी में अच्छा एचआर नहीं हो ना तो वो कंपनी चल नहीं सकती है मालिक। क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी आपस में यदि एक डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर को कुछ सुनाना है, वो डायरेक्टली लड़ाई नहीं करते, वो एचआर के थ्रू लड़वाते हैं। एचआर इज द सेकंड बेस्ट ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आज हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिक्रूटमेंट, बहुत सारी जगह पे पोस्ट किया जा रहा है। एंड यू नो व्हाट मालिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई करता है सीए की, वो बोलता है ठीक है सीए इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। लाइफ का अल्टीमेटली गोल है पैसा कमाना, लाइफ का अल्टीमेटली गोल है पैसा कमाना। और आज सीए एचआर डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे, खूब पैसा कमा रहे हैं। आज सीए रिलेशनशिप मैनेजर का काम, आज सीए रिलेशनशिप मैनेजर का काम कर रहे हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। आज सीए इंजीनियर्स के साथ मिलकर बड़े बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का फ्लो कैसा होना चाहिए, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहा है आज मेरे देश का चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तुम चाहे नफरा को ले आओ या चार्टर्ड अकाउंटेंट की पावर को कितना भी कम करने की कोशिश कर लो, तुम एक जगह से उसकी पावर को कम करोगे, हम 10 नए आयाम खड़े कर देंगे। सो डोंट बी अफ्रेड माय डियर फ्रेंड्स। जिन लोगों को लगता है ना कि सीए में 5 साल इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, सर बोले हमको ऐसा लगता है सीए में कोई फ्यूचर नहीं है, तो डोंट गेट अफ्रेड माय फ्रेंड्स, देयर इज अ ह्यूज स्कोप। और मैं सीरियसली बोलता हूं मालिक, सीए जैसा कोई कोर्स नहीं है। मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को भी देखा है, मैं अपने घर में भी देखता हूं मालिक, और मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी सीए बनने के बाद आज जॉब करते हुए देखा है। सीरियसली बोल रहा हूं, सीए जैसा कोर्स कोई नहीं है। सो स्टे कॉन्फिडेंट विथ योर कोर्स, stay confident, what you are doing as of now will definitely pay you in near future. Don't get afraid. कोई कुछ नहीं डरना है, नफरा ने नफरत फैलाई, फैलाने दो, ऑडिट नहीं करेंगे ना, बाकी सब तो करेंगे, बाकी सब करने से हमको हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मालिक। एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ द अर्थ, इससे मतलब बहुत बेस्ट कोर्स है मालिक, सीरियसली बोल रहा हूं। पता है सीए बनते सही डायरेक्टली 10-12 लाख रुपए की नौकरी आज लगती है, सीए बनते सही 10-12 लाख रुपए की नौकरी लग जाती है मालिक।
आपको पता है इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी नौकरी तभी इतनी बड़ी लगेगी जब आप अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लोगे। आपको पता है यदि आपने कोई लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली ना मालिक, 20,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलती है इनिशियली। बिलीव मी और नॉट, बिलीव मी और नॉट, 10,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलती है, 20,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलती है। लेकिन मालिक जब आप सीए बनोगे ना, कोई ये नहीं पूछेगा कितने अटेम्प्ट में सीए बने हो, कोई ये नहीं पूछेगा कौन सी कॉलेज से सीए किया है, कोई ये नहीं पूछेगा सीए में तुम्हारा स्कोर क्या था। बस सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर्स वर्क करेंगे वहां पे, दैट इज CA, चार्टेड अकाउंटेंट। और इस डिग्री के बेसिस पे और आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको वहां पे 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है मालिक। तो नाउ यहां पर इन्होंने आईसीआई की पावर को खत्म किया है। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट until the auditing standards are notified, the standards or standards on auditing specified by ICAI। देखो ना कितने कितने चमचू है ये क्या बोलते हैं आपको पता है, ये क्या बोलते हैं आपको पता है, ये बोलते हैं मालिक कि जब तक हम नहीं बना पा रहे हैं ना तब तक ICAI ने जो बना के रखे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग उसी को फॉलो कर लेंगे। लेकिन हम लोग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू एसेस, और जिस दिन हम नए ऐसे बना लेंगे उस दिन बोले हम आपको इंटीमेट कर देंगे, उस दिन के बाद से आपका सारा काम हो जाएगा। देखो आप देख रहे हो उनको, आप देख रहे हो इनको इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं। बोले यस सर। आगे उन्होंने क्या बोला आपको पता है, एडिशनल मैटर टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। अब देखना ध्यान से मालिक, जो बड़ी कंपनी होती है जिनके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है, कारो का फुल फॉर्म होता है कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। मालिक कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें आपको ऑडिट वाले सर बताएंगे एप्लीकेबिलिटी, मतलब ऑल्दो इवन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, बट अभी अपने लॉ के लिए वो जरूरी नहीं है। जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो ऑडिट में जब आप कंपनी ऑडिट पढ़ोगे वहां पे कारों की एप्लीकेबिलिटी आती है कि कुछ स्पेसिफाइड मतलब लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनके ऊपर ना ये कारों की एप्लीकेबिलिटी आती है कि ऑडिटर को वहां पर अपनी नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं जो कि बाहर वालों की नॉलेज में आना चाहिए, उसके लिए वहां पर ना कारो रिपोर्टिंग भी होती है। और कारो का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर करके होता है। क्या होता है मालिक इसका फुल फॉर्म, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, इसके ऊपर वो रिपोर्टिंग करते हैं। बोले यस सर, डन मालिक, डन मालिक, डन मालिक, डन मालिक, डन। चलो ये रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अपने को पूरा की पूरा एक सिंगल ट्रंच में पढ़ना है। ये रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उससे पहले ये लो, ये वाला डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हम लोग एक सिंगल ट्रंच में पढ़ेंगे पूरा की पूरा हमारा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 जो कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की बात करता है। अभी अपन लोग यहां पर फटाफट से सबसेक्शन नंबर 5, 6 और 7 की बात करते हैं कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एक ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या ड्यूटी होती है, उससे रिलेटेड यहां पर बातें होगी, उससे रिलेटेड यहां पर बातें होगी मालिक, उससे रिलेटेड यहां पर बातें होगी। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, बड़े आराम से इत्मीनान से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्रों यहां पर, ठीक है, बड़े आराम से सुनिएगा आप लोग। मालिक जब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट जब करते हैं ना तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के लिए एक ही अथॉरिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, दैट इज CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, इट इज अ मोर पावरफुल अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करके रखा है कि हमारे जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन सबका ऑडिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, CNAG के ऊपर होती है। और मालिक CNAG क्या करता है आपको पता है, खुद ऑडिट करने नहीं जाता है। CNAG चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पैनल को, CNAG चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पैनल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करता है। और जब CNAG चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पैनल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करता है तो आपको पता है CNAG उनको डायरेक्शन देता है, उनको एक्शन प्लान देता है, उनको बताता है मालिक ऑडिट कैसे करना है। और मालिक जब वो पूरा जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो CNAG के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑडिट करेगा। और जब CNAG के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम किया, काम करने के बाद CNAG को रिपोर्ट दी, CNAG को रिपोर्ट देने के बाद CNAG ने वो रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट पढ़ने के बाद इफ CNAG इज नॉट गेट सेटिस्फाइड, यदि CNAG को लगता है नहीं यार भाई नहीं मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया, ये क्या क्या कैसे ऑडिट किया तुमने, तो आपको पता है CNAG वहां पर ना एक सप्लीमेंट्री ऑडिट, मतलब उस ऑडिट के एडिशन में एक सप्लीमेंट्री, अरे ऐसा होता है ना हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमारी कॉपी होती है, मेन कॉपी होती है, ये मेन कॉपी खत्म होने के बाद हम मैडम को आवाज देते हो, मैडम एकदम जोश से एकदम पावरफुल तरीके से बोले मैडम प्लीज आई नीड सप्लीमेंट्री, तो मैम आती है वो आपको एक सप्लीमेंट्री देती है, मतलब एक एडिशनल कॉपी देती है। तो आपको पता है एक बार ऑडिट हो गया, उस ऑडिट से CNAG सेटिस्फाइड नहीं है, अब CNAG वहां पर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा और सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा के देखेगा कि दोनों में से रिपोर्ट सही किसकी थी।
यदि सीएनएजी को लगता है कि सप्लीमेंट्री ऑडिटर की रिपोर्ट ज्यादा सही है तो सीएनएजी क्या करेगा आपको पता है क्या? सीएनएजी वहां पर उस सप्लीमेंट्री ऑडिटर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। सीएनएजी वहां पर उस सप्लीमेंट्री ऑडिटर की रिपोर्ट को क्या कर लेगा मालिक? वहां पर एक्सेप्ट कर लेगा। सीएनएजी उस सप्लीमेंट्री ऑडिटर की रिपोर्ट को वहां पर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और मेन ऑडिटर की जो रिपोर्ट थी उस मेन ऑडिटर की रिपोर्ट को खत्म करके अब जो रिपोर्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिटर है वो फाइनल रहेगी। और कभी कभी सीएनएजी रैंडम बेसिस पे क्या करवाता है पता है? टेस्ट ऑडिट भी करवाता है। टेस्ट ऑडिट मतलब आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, सैंपलिंग। जब भी सीएनएजी को लगता है कि यार चलो इतनी सारी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हुआ है, क्या ये ऑडिट सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं आपको पता है? उसके बेसिस पे वो एक टेस्ट ऑडिट करवा लेता है। आपको पता है यहां पर जितनी लिखी हुई बातें मालिक, यहां पर ये जितनी लिखी हुई बातें, उन सारी बातों को मैं समेट के लिए आया हूं मेरे इस नोट्स में। मैं उन सारी बातों को समेट के लिए आया हूं मालिक मेरे इस नोट्स में, जहां पर मैंने बोला है 143 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7। आपको पता है 143 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? ये बोलता है मालिक कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाता है और वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो मालिक उसको ना जो भी डायरेक्शन दिए है या जो भी एक्शन प्लान बताया है और उसका इंपैक्ट क्या क्या होगा वो सीएनएजी के द्वारा बताई गई सारी की सारी बातों को फुलफिल करना है, सीएनएजी की बातों को फॉलो करना है। सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यदि ओरिजिनल ऑडिटर ने ऑडिट किया, सीएनएजी इज नॉट सेटिस्फाइड विद रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, तो आपको पता है विद इन 60 डेज यहां पर सीएनएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर दे सकती है एंड कमेंट और सप्लीमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेक्शन नंबर 136। और आपको पता है अब ये जो 136 मतलब ये आपको रिपोर्ट देनी है आपके मेंबर्स को, सारे के सारे मेंबर्स को जो रिपोर्ट देनी है, आप वो रिपोर्ट कौन सी दोगे? सप्लीमेंट्री ऑडिटर की रिपोर्ट दोगे, क्योंकि जो मेन ऑडिटर था वो मेन ऑडिटर अच्छी तरीके से ऑडिट नहीं कर पाया था, ऐसा सीएनएजी को लगता है। और जब ऐसा सीएनएजी को लगता है तो सीएनएजी उसकी एवज में यहाँ पर कौन सा ऑडिट कंडक्ट कर सकती है? यहाँ पर सीएनएजी उसकी एवज में एक सप्लीमेंट्री ऑडिट जो है वो कंडक्ट कर सकती है। मित्रों बोले यस मालिक, हमको बात समझ में आती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आती है, ठीक है। एंड क्या होता है? टेस्ट ऑडिट सीएनएजी में बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉस्ट टेस्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटर्स। यदि ऑडिटर एंड ऑडिटर्स के प्रोविजन को हार्म पहुंचाए बिना, इफ सीएनएजी थिंक्स फिट कि उसको यहाँ पर कोई ऑडिट कंडक्ट करवाना है तो यहाँ पर सीएनएजी क्या कर सकती है? ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है। एंड मालिक यहाँ पर देखना किस किस के ऊपर ये प्रोविजन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे? दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, एनी अदर कंपनी ऑन एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। नाउ एक और सेक्शन हम लोग यहां पर देखेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8। एंड सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8 जो होता है ना, वो बात करता है दोस्तों, मेरे देश के जवानों, आपसे बात करता है वो ब्रांच ऑडिटर की या ब्रांच ऑडिट की। इसका नाम टेक्निकली होना चाहिए था ब्रांच ऑडिट, इसका नाम टेक्निकली होना चाहिए था ब्रांच ऑडिट, इसका नाम टेक्निकली होना चाहिए था मित्रों ब्रांच ऑडिट। एंड ब्रांच ऑडिट इसका टेक्निकली नाम होने का पीछे रीजन में ये बताना चाहूंगा मालिक, क्या यदि कोई कंपनी है और उस कंपनी की ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में भी बिजनेस होता है, तो बोले वहां का ऑडिट कौन करेगा? तो मालिक जनरल रूल तो ये है कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो कंपनी का ऑडिटर ही ब्रांच का भी ऑडिट कर ले तो बढ़िया रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो जो ब्रांच का ऑडिटर जनरली वो जो कंपनी का ऑडिटर है, हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है वो हेड ऑफिस का ऑडिटर ही ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट हो जाए। लेकिन यदि मान लीजिए ब्रांच है, हेड ऑफिस है मुंबई में और ब्रांच है आपकी कश्मीर कन्याकुमारी में, तो मुंबई के ऑडिटर के लिए उस ब्रांच में जाके ऑडिट करना इज नॉट पॉसिबल। तो फिर मालिक वहां पर उस ब्रांच के लिए एक सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा और वो जो सेपरेट ऑडिटर होगा उस ऑडिटर के अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो सेक्शन नंबर 141 में मेंशन है। साथ ही साथ उस ऑडिटर की भी सेम ड्यूटीज एंड पावर्स होगी जो ड्यूटीज एंड पावर हमारे 143 1 2 3 4 में। और इवन दो ऑडिटर को सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 के प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं कि क्या होते हैं। और मालिक चलो ये तो देसियों की बात हो गई, मतलब देसी ब्रांच की बात हो गई, ये तो हमारे देसी ब्रांच की बात हो गई मालिक की यदि ब्रांच देश में है, सेम कंट्री में, इंडिया में, ये तो क्या होगा? यदि मान लीजिए विदेशी ब्रांच है, हमारी ब्रांच जो है भाई वो विदेश में है, तो विदेशी ब्रांच के केस में क्या होगा? तो मालिक वहां की उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने की योग्यता रखता है या जो भी पर्सन वहां पर ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग, उस ऑडिटर के अकॉर्डिंग, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे? वहां पर ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। और मालिक जो भी ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट है वो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट हमारे हेड ऑफिस के ऑडिटर को भेजी जाएगी और हेड ऑफिस का ऑडिटर उस ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को देखकर यहां पर अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करेगा। बोले वाह सर वाह, बोलो मालिक सत्यनारायण भगवान की जय। और यहां पर ये पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई है, हु कैन बी एन ऑडिटर,
तो कंपनीज ऑडिटर और सच एनी अदर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, वो ऑडिटर हो सकता है। इफ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन क्वालिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री, वो वहां पर क्या हो सकता है, ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ड्यूटीज एंड पावर सेम एज जो कंपनी के ऑडिटर की है, वही पावर किसकी होगी, ब्रांच ऑडिटर की भी होगी। और रिपोर्ट किसको सेंड करेगा, सेंड टू कंपनीज ऑडिटर, कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट सेंड करेगा। और मालिक देखो ना यहाँ पर, ये पूरा की पूरा ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन है, और ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर इन्होंने जो जो दिए हुए, मैं उसको समेट के अपने पूरे के पूरे इस डिस्कशन में लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ड्यूटीज एंड पावर से रिलेटेड भी बात लिखी हुई है, सारी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ मालिक ये सबसेक्शन नंबर 14 देख लो एक बार, सबसेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, जो जो चीजें हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उन मैक्सिमम चीजों को देख लो आप। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 143(2), पहले आपको बता दिया था, कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होता है। और इवन दो यदि कंपनी सेक्रेटरी, मतलब यदि कोई सेक्रेटरियल ऑडिटर है तो उसके ऊपर भी ये प्रोविजन, इस सेक्शन के प्रोविजन मुटैटिस मुटैंडिस एप्लीकेबल होंगे। और मुटैटिस मुटैंडिस का मतलब होता है एज इट इज, या इसको बोला जाता है so far as applicable, so far as applicable, so far as applicable, ठीक है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसकी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी थी जो मुझे आपसे करनी थी, और चलो वो इंपॉर्टेंट बातें यही कही होगी। तो यहां पर देखो ना 143 सबसेक्शन 9, 143 सबसेक्शन 9 अपन ने ये ऊपर ही पढ़ लिया था कि एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। हर एक ऑडिटर को यहां पर क्या करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। 143 सबसेक्शन 10, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग व्हिच इज रिकमेंडेड बाय आईसीआई। अरे आईसीआई तो बेचारा क्या हुआ है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी नफरा से और जब जाके इशू करेगी वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट वो ऑडिट होता है मालिक जो कंपनी को करवाना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर उनके ऊपर जो भी लॉज वगैरह एप्लीकेबल होते थे, जो भी कानून के प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे, क्या कंपनी ने उन सारे लॉ के प्रोविजन का प्रॉपर कंप्लायंस किया या नहीं किया, उसके ऊपर मालिक एक प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। उस रिपोर्टिंग को करने के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, और वो कंपनी सेक्रेटरी पूरा अपना जैसा एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसा अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, वैसे एक कंपनी सेक्रेटरी अपना एक प्रोसीजर लगाता है और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि मालिक यहां पर कंपनी ने कौन कौन से लॉस का कंप्लायंस किया और कौन कौन से लॉस का कंप्लायंस नहीं किया। सो मालिक ओनली one subsection is remaining, and Malik it is about if I am not wrong it is about section number 143 subsection 12। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 को छोड़ के हम लोगों ने सेक्शन नंबर 143 में जो जो मेजॉरिटी डिस्कशन हो सकता था, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में, मतलब कई सारे बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर देखने के बाद भी ना, पता है मुझे ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं और वो बोलते हैं सर पता है सब चीजें ठीक है, लेकिन इस चैप्टर नंबर 10 में ना सर सबसे हेवी सेक्शन जो है ना 143 होता है। ठीक है, तो चलो मालिक इस 143 को हम लोगों ने ऑलमोस्ट किया है। जितना मैंने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि याद भी नहीं रहेगा। और आज मैं इस लेक्चर के दौरान आपको ना एक थंब रूल दे चुका था, इफ यू आर रिमेंबर, कि कुछ कॉमन 15-20 पॉइंट याद कर लो मालिक। वो कॉमन 15-20 पॉइंट ही आपके बोर्ड रिपोर्ट का भी पार्ट बनते हैं। ठीक है, हाँ, कॉमन 15-20 पॉइंट ही जो है ना वो आपके बोर्ड रिपोर्ट का भी पार्ट बन जाते हैं, और वो कॉमन 15-20 पॉइंट जो है ना वो आपके ऑडिटर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज का भी पार्ट बन जाते हैं मालिक। ठीक है, आप इतना कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 143 सबसेक्शन 12 पढ़ाऊंगा, और मैं ना केवल आपको पढ़ाऊंगा बल्कि क्लास में ही पढ़ने के लिए, इस लेक्चर में ही पढ़ने के लिए टाइम भी दे दूंगा मालिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड। और प्लीज आज सभी बच्चे जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, सारे के सारे बच्चे ना, मैंने जितना 143 में पढ़ाया उतना पढ़ लेना, बिलीव मी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।